Greetings to all the student. I welcome you all in another video of midterm question paper basic class 10th। ये 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं। ये वीडियो का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 रहेगा और कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में सारे जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 2 सेक्शन मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे खंड स यानी सेक्शन सी। इसमें 6 प्रश्न हैं और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका चैप्टर नंबर 3 से है। ये अथवा में दिया हुआ है, तो जैसा कि रूल है भाई हम दोनों से सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहले हम इक्वेशंस को लिख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो पहला इक्वेशन था समीकरण 21x प्लस 23y बराबर में 78, समीकरण नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं तुम्हें बता दूं। अभी बताती हूँ क्यों। यहाँ 23x 21y बराबर था 98। ठीक है, यही दोनों समीकरण थे। अब इस बात को ध्यान से समझो। अगर तुम देख पा रहे हो तो जो 21 यहाँ x के साथ है वही 21 यहाँ पे क्या है, y के साथ है। 23 जो यहाँ y के साथ है वो यहाँ एक के साथ है। मतलब ये कैसे जिगजैग पोजीशन, मतलब क्रॉस पोजीशन में है। पहले 21 यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, यहाँ 23 था, फिर यहाँ 23 हो गया। इन दोनों मतलब समझ आ रहा है। पहली बात, रूल नंबर 1। एक तो प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वेशन बड़े बहुत है, लार्ज इक्वेशन है। इतने बड़े बड़े नंबर है, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी, 23 से मल्टीप्लाई करूंगी, 21 से मल्टीप्लाई करूंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए तो। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, मार्क करना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर दूसरी इक्वेशन के y के साथ है, या यहाँ पर जो नंबर है वो दूसरी इक्वेशन के y के साथ है, यहाँ कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों में रिलेशन, यहाँ पर इन दोनों में जो रिलेशन है वो आगे पीछे है, तो क्या होगा, हम एक ये वाला नियम तब रूल करेंगे। कौन सा नियम, वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा मिट गया है, मैं इसे दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ है 21 और यहाँ था 23। ठीक है, एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है और फिर घटाना है, उसके बाद करेंगे सॉल्व। जो करेंगे विलोपन विधि लगाएंगे, जैसा कि हम लगाते हैं हमेशा, उससे हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अच्छा जब जमा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे जमा कर दो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, मैथ से खामा डरते हैं बच्चे, इतना आसान तो होता है। चलो, x में x जुड़ेगा तो x लिखा जाएगा, 3 और 1 क्या होगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 44। इधर y में y जुड़ेगा तो 3 और 1 4, और ये हो गया 44। अब समझ आएगा हमने क्यों जोड़ा था। देखो यहाँ भी 44 आ गया, यहाँ भी 44 आ गया। इनको जोड़ोगे तो 8 और 8 16, हाँ से लगेगी 1, 9 और 7 16 और 1 17। ठीक है, तो जब तुम 44 इधर से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में y, इधर था 176, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। 176 को 44 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये बेटा जाएगा 4 पर। तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4। अब ध्यान रहे ये नया समीकरण बना है। ठीक है, और छोटा भी है, देख लो, पहले तो कितना बड़ा था, अब x प्लस वाई बना है, सिंपल। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या करना है, दोनों समीकरणों को घटा देंगे। क्या लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे, दोनों समीकरणों को घटा करने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो क्या होगा, जब आप इसको घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया 21x प्लस 23y बराबर में क्या था 78। यहाँ था 23x प्लस 21y बराबर में 98। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। अब यहाँ देखो 21 में से 23 घटाना है। पहली बात तो छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, माइनस की संख्या आएगी।
यानी माइनस का 2x आएगा, इधर प्लस का 2y आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 क्यों, 78 में से 98 माइनस करोगे तो माइनस का 20 बचेगा। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो, अंदर जब भी हम कॉमन लेंगे अंदर के निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें, माइनस को कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें, ऐसा करो कॉमन मत लो, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ जब भी कॉमन लेते हैं माइनस को या मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो हमेशा क्या होते हैं, निशान बदल जाते हैं। चलो मत लो, तुम खाली 2 को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का 20, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में वाई माइनस 20 डिवाइड बाय 2, इससे ये कट जाएगा 10 पे चला जाएगा। तो नया जो समीकरण बना वो हमारे पास क्या बना, ये 10 है ये। ठीक है, एक ये हो गया, ये चौथा पार्ट है। अभी ऊपर जो समीकरण बनाया था उसको देखो पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 4, नीचे कौन सा समीकरण है माइनस। अब इन दोनों को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे दोबारा से, अब क्वेश्चन आसान हो गया मेरे पास। दूसरा समीकरण यहाँ लिख दूँ, x प्लस वाई बराबर 4 था। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, लिखो x प्लस वाई बराबर 4 माइनस एक्स प्लस में y बराबर 10। ठीक है, x प्लस का x माइनस का, देखो इन्होंने इनकी जमा की है, कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2y, 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, तो y का मान क्या आ जाएगा 14/2, काट दो 7 पे चला जाएगा, तो y का मान क्या आएगा 7। ठीक है, y का मान क्या आएगा 7। सॉरी गड़बड़ हो गई बेटा, यहाँ माइनस का 10 था तो ये भी क्या होगा माइनस का 10 होगा, तो यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6/2, इसको काट दोगे तो y का मान क्या आएगा माइनस का 3। ठीक है, इस देखो अब मुझसे मिस्टेक हो गई ना, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स तुमसे भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। इस चैप्टर के क्वेश्चन है ना थोड़े लंबे होते हैं लेकिन इजी होते हैं, इतने टफ नहीं होते, बेसिक कैलकुलेशन ही होती है, बस थोड़ा सा वही है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिमाग तो देखो खर्च होता ही है। अब तुम ये सोचो बिल्कुल भी दिमाग खर्च नहीं होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। देखो y का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया माइनस, ब्रैकेट हमेशा लगाना है जब भी माइनस का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो कैसा 3 हो जाएगा प्लस का 3, लो x का वैल्यू क्या आएगा 7, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे आ गए। ठीक है, यही आंसर था, बस यही करना था। चलें आगे, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, इसका अथवा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो पूरक कोणों में बड़ा कोण 18 अधिक है, मतलब दो पूरक कोण है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे कोण जिनको जोड़कर 90 डिग्री आए वो पूरक कोण कहलाते हैं। उनमें से बड़ा कोण 18, छोटे कोण से, ये क्वेश्चन है ना इनकम्प्लीट है ये, ठीक है, इसमें ये आएगा छोटा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं 26 क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन, अथवा। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि माना छोटा जो कोण है, छोटा कोण कितने डिग्री का है x डिग्री का, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा बताओ, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, 18 जमा कर दो इसके अंदर। ठीक है, या कुछ और लिखा है, हाँ ठीक बात तो है, दोनों को जमा कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या था, ये कैसे कोण है, ये पूरक कोण है। कैसे कोण है, पूरक कोण। और पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनको जोड़कर हमेशा क्या आए 90 डिग्री, यानी इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, यानी x और x प्लस 18 इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस में 18 बराबर में 90 डिग्री, तो x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर में 90, ये हो जाएगा 2x, 90 में से 18 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा बताओ। हाँ जी शाबाश, सब्ट्रैक्शन साथ साथ करनी सीखनी है आपको। ठीक है, तो क्या बनेगा 2x इक्वल टू बनेगा 72, तो x का वैल्यू क्या आ गया 72 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 36, यानी आंसर क्या आया, छोटा जो कोण है, दोनों कोण निकालने थे हमें, तो छोटा कोण आया 36 डिग्री का, तो बताओ बड़ा कोण क्या होगा, इसमें 18 जोड़ देंगे तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो आंसर,
अब पहले वाले से ये वाला क्वेश्चन इजी था, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई पेपर में कौन सा क्वेश्चन करोगे। और अगला क्वेश्चन वही आप सबका फेवरेट आ चुका है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा? हैं, कितनी बार, कितने PYQs में, पुरानी वीडियोस में, एमिशन मैथ की वीडियोस में, है ना, मैंने आपको कितनी बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करते हैं। तो हमेशा की तरह ये होमवर्क आपको करना है। अब लेकिन इसको देखकर आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। समझ गए ना? चलो बिना देरी किए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। आकृति में OPOQOR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है। ये आकृति है। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता दूं, बुक में से आया हुआ है ये। AB समांतर है PQ के। कहाँ AB? ये रहा AB, और ये समांतर है PQ के। AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के, और हमें दर्शाना है, मतलब ये दोनों गिवन है और ये दोनों, ये वाली स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है, तो ये वाली हमें प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसी में सॉल्व करा दूँ, यहीं पर हो जाए तो। चलो इधर इधर दोनों तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, बस इस क्वेश्चन में एक ही बात दे रखी है कि भाई AB समांतर है PQ के, और क्या दिया हुआ है, ये एंड लिखती हूँ मैं ऐसे, और AC समांतर है PR के, ये बात दी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे? BPT थ्योरम का यूज़ होगा इसके अंदर। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज उठाओ जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, POQ। ठीक है, ये वाला त्रिभुज उठाओ, इसमें दो समांतर लाइन कौन सी है? AB समांतर है PQ के, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POQ में। ठीक है, क्योंकि ये समांतर है भाई, AB जो है PQ के समांतर है। BPT थ्योरम क्या कहती है कि भाई दो लाइनें अगर समांतर होती तो उनके रेशियो बराबर होते हैं, यानी इस वाली लाइन का रेशियो इसके बराबर, इसका रेशियो इसके बराबर होगा, मतलब OA बटे में AP बराबर होगा OB बटे में BQ के। ठीक है, इसको एक इक्वेशन कह दो। इतनी समझ आ गया? अच्छा, अब क्या करना है? अब ये वाला दूसरा वाला त्रिभुज उठाओ, कौन सा वाला? POR, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है भाई? AC समांतर है PR के, हमें दे रखा है, तो कौन सा त्रिभुज उठाया हमने? POR में। अगेन इसमें क्या लिखेंगे भाई? OA बटे में AP बराबर क्या होगा? OC बटे में CR। क्या आएगा? OC बटे में CR। भाई इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें तो भाई BC और इसको समांतर दिखाना है। अब क्या करेंगे? ये इसको कह दो समीकरण नंबर 2 है। तो आप देखोगे समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में ये भी OA अपॉन AP है, ये भी OA अपॉन AP है। दोनों कैसे हैं? जिसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो वो आपस में भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 द्वारा, इसके द्वारा क्या होगा भैया? भैया हमें पता चला OB बटे में BQ बराबर है किसके? OC बटे CR के। अच्छा, कौन से त्रिभुज में है ये? OB बटे में BQ बराबर है OC बटे में CR के। अरे ये तो ये वाला त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज है ये? इसका मतलब त्रिभुज QOR में BPT के कन्वर्स द्वारा, यानी उल्टा करके कन्वर्स द्वारा हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि भाई जो BC है वो समांतर है किसके? QR के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही तो करना था हमें कि BC जो है वो QR के समांतर होगा। समझ गए? चले, इजी क्वेश्चन था। अब इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी ऐसे ही दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन वही ये BPT थ्योरम लगेगी इसमें। बच्चे डर जाते हैं फिगर देख कर ही। AB समांतर है DE के। कहाँ है AB? देखो ये रहा AB समांतर है DE के। ठीक है, BD समांतर है EF के। ये रहा BD और ये समांतर है EF के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि DC और ये
ठीक है, जो जो लाइन समांतर दे रखी है ना उनका त्रिभुज बना लो। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखो सिद्ध दिया है, मैं ये दोनों बात लिख देना, सिद्ध कीजिए मैं ये लिख देना, ठीक है। उपपत्ति देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज उठाओ, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? बड़ा वाला। इसमें कौन, जो त्रिभुज मैं मार्क कर रही हूँ ना सिर्फ वही देखना है आपको, बाकी की लाइंस को भूल जाओ। सिर्फ इन दो, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखो। यहाँ लिखेंगे ये दिया है और सिद्ध कीजिए जरूर लिखना है, क्योंकि इसको लिखने का ही 1 नंबर मिलता है। और डायग्राम जरूर बनाना है और ये जरूर लिखना है, सिद्ध कीजिए वाला। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज है ये? कौन सा त्रिभुज है ये? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई जो AB है समांतर है DE के। ठीक है, अगर ये समांतर है तो इस F को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो अगर ये समांतर है तो भाई BPT थ्योरम क्या कहती है? बाय BPT थ्योरम क्या कहती है? CD के बटे में DA, इसके बटे में ये CD बटे में DA बराबर होगा CE अपॉन में EB के, CE अपॉन में EB। ऐसे CD की बजाय ना DC लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें DC के हिसाब से प्रूव करना है। ठीक है, ये BPT थ्योरम कहती है। लेकिन BPT थ्योरम का एक रिजल्ट और भी होता है बेटा, और वो रिजल्ट क्या कहता है कि इस छोटे वाले त्रिभुज को यानी CDE के त्रिभुज को, इसका रेशियो हम इसकी बड़ी वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा के साथ दिखा सकते हैं। समझे मेरी बात को? क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि ये जो CD है इसके रेशियो, ये छोटा त्रिभुज हो गया ये वाला CDE, और बड़ा त्रिभुज हो गया ये वाला CAB। हम मैं कह रही हूँ कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बटे में रेशियो में हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें वही चाहिए होगा, तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ पहले, पता चले तुम बाद में कहने लगो मैडम कैसे पढ़ा रही हो आप, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो DC के बटे में क्या लिखेंगे? हम AC लिखेंगे। देखा, क्वेश्चन में DC है और AC है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और CF है वो तो हमने लिख ही लिया, यहाँ तो CF नहीं आएगा, यहाँ CE आएगा। CE बटे में क्या आएगा? इधर देखो CE के बटे में क्या आएगा? यहाँ से देखो ये CE के बटे में आएगा CB। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब कौन सा त्रिभुज उठाएंगे अभी पता लगेगा, ध्यान से देखो। अब ये वाला त्रिभुज उठाएंगे CD और B, इसको ध्यान से देखिए। रूल वही लगाएंगे जो पहले में लगाए थे, क्योंकि जब भी बराबर हो पाएंगे। इसमें देखा जाए तो FE को देखो और ये वाली लाइन को, ये दोनों समांतर है। कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं हम? त्रिभुज CDB में। ठीक है, यहाँ देखो इसके बाद कि भाई हमें दे रखा है BD जो है कि वो समांतर है किसके? EF के। अच्छा जी, अगर ये समांतर है तो CF यानी इसका छोटे वाले त्रिभुज का ये हिस्सा, और बड़े वाले त्रिभुज कौन है? CD। CF बटे में CD बराबर होगा किसके? CD की जगह DC भी लिख सकते हो आपके, ताकि यूज में आए। बराबर होगा किसके? CE बटे में छोटे वाले त्रिभुज का CE और बड़े वाले त्रिभुज का CB। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, पहले समीकरण का राइट हैंड साइड और दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। देख लो, ये भी CE अपॉन CB है, ये भी CE अपॉन CB है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 द्वारा। इस समीकरण के बाद क्या होगा भैया? जो DC है वो AC के बराबर हो जाएगा। यहाँ से CF बराबर DC हो जाएगा। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा DC के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? CF गुना में AC। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करना था हमें। ठीक है, देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को वापस से देखना और फिर से हल करना। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो। जो BPT थ्योरम है वैसे तो ये कहती है कि भाई ये जो है इनके रेशियो बराबर होंगे, लेकिन कई बार छोटे त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, कौन सा छोटा त्रिभुज? ये वाला जो मैंने कलर किया है, और बड़ा त्रिभुज, इनके जो रेशियो है अलग अलग बना लेंगे, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, पूरी भुजाओं के साथ बराबर होते हैं। तो ये रिजल्ट भी यूज हो जाता है बहुत बार। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर, जो कि अगला क्वेश्चन कहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर 8 का। समझ लो अच्छे से क्या क्वेश्चन है। पढ़ लिया?
चले आगे। चलो तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29, जिसके लिए मुझे एक साफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 कैसे हल करना है, पहले लिख लेते हैं क्या करना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर है सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान रखेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसको हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाएंगे। अब काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। तो बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। एक तो फॉर्मूला पढ़ा है तुमने ये, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। दो फॉर्मूले हो गए, सेक की जगह पे 1 + tan पुट कर दो, कॉट कोसेक की जगह पे 1 + कॉट पुट कर दो, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। इस वाले सेक की जगह पे मैंने 1 + tan पुट कर दिया, इस वाले कोसेक की जगह पे मैंने 1 + कॉट पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है इज्जत से। पहले इस 1 से इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 से मैं पूरे की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। मैं एक एक स्टेप खोल कर समझा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैम पता नहीं आप कैसे कर देते हो, हमसे तो होता ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो मल्टीप्लाई करना सीख लो कैसे करते हैं। तो पहले मैंने 1 से यहाँ 1 से पूरे की मल्टीप्लाई कर दी है, फिर 10 से इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 1 की कॉट से करोगे तो वही कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आएगा tan स्क्वायर थीटा क्योंकि इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुको, देखो मैं तुम्हें अलग पेन से दिखाती हूँ। देखो जो मेरा क्वेश्चन है इसमें tan स्क्वायर थीटा है, हमारे आंसर में भी आ रहा है, कॉट है, लेकिन यहाँ पर 2 है, हमारे आंसर में क्या आ रहा है 1, ठीक है। इसका मतलब जो क्रंच है वो कहाँ पर है, इधर। अब तुम्हें पता हो, जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, जिसे सारे फॉर्मूले पता हैं, वो क्या बता सकता है कि जो tan स्क्वायर थीटा है वो कॉट स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है। ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ 1, शाबाश, +1। और अब ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2, बस। इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, समझ गए, हैंड्स प्रूव्ड। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी, पढ़ोगे नहीं, फॉर्मूला याद नहीं करोगे, अब मान लो मुझे यही दोनों फॉर्मूले याद नहीं होते, ये वाले दोनों, तो क्या मैं इन क्वेश्चंस को कभी सॉल्व कर पाती, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कैसे हल होगा ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। पता नहीं नंबर शायद बदल गए हों, जब हम पढ़ते थे या पहले के चैप्टर तो 14 ही होता था, शायद अब तो 13 है। तो ये वाला उसका है क्वेश्चन, भाई बहुलक निकालो, ना तो ये हमने पढ़ा है ना कुछ है, तो इसको हम जब हम चैप्टर वाइज करेंगे ना क्वेश्चंस तब करा दूंगी इसको, अभी के लिए इसको छोड़ दो। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जो है क्वेश्चन पेपर पुराना है, इसमें पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही हुआ करता था वो चैप्टर, और ये तुमने देख लिया तुम्हारा यूटी वाला फेवरेट क्वेश्चन जो कि यूटी में आया था। तो समझ लो इसको कैसे करना है, जिन बच्चों ने चीटिंग से पेपर दिया था वो भी समझ लें। 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a, इसकी मल्टीप्लाई परिमेयकरण होगा इसका। तो परिमेयकरण करने के लिए हमेशा अपोजिट निशान से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin a, ये क्योंकि यहाँ देखो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, समझ गए मेरी बात को। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी,
यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अच्छा ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सेम है। नीचे क्या बनेगा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही यहाँ लगा देंगे। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, खोलना नहीं है ऐसे रहने दो। नीचे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी साइन a की स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो गया, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे और 1 के माइनस में साइन को भेज दोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। मतलब कहना क्या चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको मैं कन्वर्ट करके कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। यहाँ से थीटा की जगह पे ए है। ठीक है, अच्छा तो इसको पूरे का होल स्क्वायर बना दें, बिल्कुल बना सकते हैं। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, दोनों का स्क्वायर था ना, तो दोनों भाई कह रहे हैं कि हमारा कंबाइन स्क्वायर लगा दो जी। तो इस 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। आंसर क्या आएगा, दोनों को अलग अलग कर दो इनके रेशियोज़ को, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। अब क्वेश्चन देखोगे अगर तुम तो यही तो प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता पेपर में। ठीक है, समझ गए, इसको अच्छे से नोट कर लो, कॉपी में देख लो। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ। हो गया, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता ना तो उसको नेक्स्ट उसमें देख लिया करो, मतलब वीडियो को पीछे करके देख लिया करो। देखो ये है सेक्शन डी, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे सारा। इसमें 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 32 पेपर वाले का फेवरेट क्वेश्चन, बीपीटी थ्योरम। किसी एक वीडियो में बीपीटी थ्योरम भी अपलोड करके डालूंगी। भाई यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेदन करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये होती है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, देखो आगे ये वाला क्वेश्चन जो है इकट्ठा ही मैं तुम्हें समझाऊंगी, एक ही क्लास में करेंगे इसको। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, वही अगला क्वेश्चन है, माध्यक दे रखा है, चैप्टर वही 13 का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे। नीचे अलग दोबारा से वही माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है, ये भी हम नहीं करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, देखो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में ही है ये भी। इस संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने से प्राप्त होने वाली संख्या के 2 गुने के समान है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो 2 अंकों की कोई संख्या है, जब भी हम 2 अंकों की संख्या मानते हैं तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं उसको, 2 अंकों की संख्या। माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस में y, ऐसे कैसे लिखा, मान लो मैंने लिखा 42, ये 2 अंकों की संख्या है, बिल्कुल है। क्या इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकती 40 जमा 2, लिख सकती हूँ ना। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती 4 गुना में 10 प्लस में 2, लिख सकती हूँ कि नहीं। तो ये दहाई का 10 होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 10x, और प्लस में y इकाई का अंक हो गया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही मानना है। फिर क्वेश्चन ने बोला इस संख्या का 9 गुना, यानी इस वाली संख्या का 9 गुना। ठीक है, तो इस वाली संख्या का 9 गुना का क्या मतलब है, यानी पहले लिख लेते हैं अंकों को बदलने से प्राप्त होने वाली संख्या। तो अंकों को बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ लिखेंगे अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, बदलकर प्राप्त
संख्या। तो जैसे 42 था ना, इन्होंने कहा है कि अब इसको 24 कर दिया, यानी ये हो जाएगा 10y प्लस में x। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि मैंने ये क्यों लिखा है। क्वेश्चन देखो, इस संख्या का 9 गुना, पहली बात स्टेटमेंट क्या कहती है, दोनों अंकों का योग क्या है x प्लस वाई का योग क्या है 9। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा समीकरण, इस संख्या का 9 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने के समान है, यानी जो बदल कर आया है उसके 2 गुने के समान है। चलो देखो यहाँ पर कैसे करना क्वेश्चन। वापस से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो भाई पहले नंबर जो आया था वो था 10x प्लस में y, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में यानी बदल कर क्या नंबर आया था 10y प्लस में x। पहला समीकरण क्या आया था x प्लस में y बराबर में 9, ठीक है, ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कहता है कि पहले नंबर का, सॉरी यहाँ y आएगा 9 नहीं, पहले नंबर का 9 गुना बराबर होगा 2 गुना कब, जब ये रिवर्स कर दिया जाएगा। कर दो बस इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 90x प्लस में 9y बराबर में क्या हो जाएगा 20y प्लस में 2x। इधर ले आओ, ये हो गया 90 माइनस में सॉरी प्लस में 9y माइनस के 20y और माइनस का 2x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, x में से x घटेगा, 90 में से x घटा दो क्या बचेगा 88x प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 11y बराबर 0। 11 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 8x माइनस में y बराबर 0। 11 को 0 के पास भेज दो, समीकरण क्या बनेगा ये, ठीक है। दो समीकरण हो गए, एक तो x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा ये, ठीक है। दोनों को हल कर दो, क्या करेंगे जमा कर दो। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जब जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर में 9, 8x माइनस में y बराबर में 0, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये हो जाएगा 9x बराबर में 9। तो x का मान क्या आएगा बेटा 9/9, यानी x का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 हो गया। अब किसी एक समीकरण में y का वैल्यू रखने के लिए x का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू 1 है और x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो हो जाएगा 1 प्लस में y बराबर में 9, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने मानी थी जी 10x प्लस में y, x का मान है 1 प्लस 9 नहीं 8 सॉरी, तो क्या हो जाएगा 10 एकम 10 जमा 8 यानी 18। समझ गए, ऐसे हमने इसलिए माना था उसको ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से सॉल्व किया जा सके, ठीक है, 10 के हिसाब से। समझ आ गया, बुक का क्वेश्चन है ये, कुछ भी अलग नहीं है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। चलो पढ़ते हैं। अथवा में दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन, तो दोनों हल करेंगे। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार, पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक समतल भूमि है, उस पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। पड़ रही छाया 40 मीटर लंबी है, मतलब इस मीनार की छाया कितनी है 40 मीटर लंबी, यानी छाया 40 मीटर लंबी, छाया जमीन पर पड़ती है और लंबी हो जाती है कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। क्या हो जाता है 60 से 30 हो जाता है, ठीक है। पहले उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, बाद में कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे था 60 डिग्री, बाद में कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। मीनार की ऊंचाई और आरंभ में बनी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। शुरू में यहाँ से यहाँ तक की बतानी है आपको कितनी है। देखो एक मिनट रुको, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर की है, लेकिन शुरू में कितनी बनी थी वो बतानी है हमें। यहाँ पर नहीं, मिस्टेक हो गई है, रुको। शुरू में 40 ही थी, या आरंभ में बनी छाया की लंबाई के हिसाब से देखने हैं। यहाँ से यहाँ तक 40 है, इधर तक पहले ठीक कर रही थी मैं, और ये पहले यहाँ तक क्या हो गया x हो गया। समझ आ गया डायग्राम। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √3 का वैल्यू दे रखा है तो वो भी हमें पुट करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 है, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो लाइन से बना लें।
या त्रिभुज से बना लेते हैं, पर इसमें समकोण त्रिभुज का जुगाड़ नहीं है। अरे ये हो गया एक त्रिभुज, लो ये भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया, और ये आगे की लाइन है भाई। ठीक है, तो ये तो हमारी ड्राइंग तो ऐसी ही है। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया एक्स, और ये हो गया 40। ठीक है बेटा, चले मान लेते हैं कि एच है, नाम दे दो इनके ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक, सबसे पहले छोटा त्रिभुज उठाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, क्या हो गया, लंब दे रखा है यानी 10 60 डिग्री लगा देंगे। लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है, बी सी। 10 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी क्या माना मैंने, एच, और बी सी क्या है, एक्स। तो एच का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, एक्स √3। ये तो हो गई एक बात। आगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे पूरा वाला ए बी डी में। इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, यानी tan 30 क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी यानी एच, और बी डी कौन है, एक्स प्लस 40। टोटल कितना है ये, एक्स प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स प्लस 40 बराबर में क्या हो जाएगा, एच √3 के। यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लो, जो जो निकाला था ना उसको पुट कर दो इसमें, यानी ये हो जाएगा एक्स √3, और √3 एक पहले से था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस में 40 बराबर 3x। ये प्लस का x है, उधर जाएगा तो कैसा x हो जाएगा, माइनस का। ये क्या बचेगा, 2x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 20। ये तो आ गया, आरंभ में छाया की लंबाई इतनी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, हमें h का वैल्यू भी निकालना है। तो h क्या था, x √3, उसका वैल्यू पुट कर दो, 20 √3 आएगा। वैसे तो यहीं भी छोड़ सकते, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला था कि भैया √3 का वैल्यू 1.73 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 34.6 मीटर। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 34.6 मीटर है, और छाया की लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, ये था पूरा आंसर, समझ आ गया। चलें आगे, अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में जो दिया है। एक बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी बहुत ही ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोर बने हुए हैं इस तरीके से। शिखर से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण है, ये है बिल्डिंग, और ये है कोई घर। ये कह रहा है कि जब इसके शिखर को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, और जब इसको पाद को इसके फुट को देखते हैं मतलब, तो ये कितना डिग्री का बनता है, ये 45 डिग्री का बनता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बहुमंजिला जो भवन है इसकी ऊंचाई निकालनी है, दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है। √3 दे रखा है इतना, यानी ये भी निकालना, डिस्टेंस भी ये वाला। तो इसको मैं मान लूँगी भैया ये इस तरीके से फिगर है, तो ये वाला 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30, और ये वाला कितना होगा, 45। ठीक है, चलो वापस से अपना खाली पेज पे पहुंच जाते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, वैसे तो टाइम बहुत लग जाता है। अरे तो भैया ठीक है भाई, तो वो एक्चुअली यहाँ बन रहा था 30 डिग्री, तो यहाँ क्या बनेगा, 30 डिग्री। तुम्हें पता है कि एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ नाम दे दो इनके, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। ठीक है, चलें त्रिभुज उठाएंगे सबसे पहले। अच्छा भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 10,
तो ई से लेकर डी तक कितना हो जाएगा 10। ऊपर मान लेंगे ये कितना है, ये मान लो कि ये एच है, और नीचे मान लिया भैया ये क्या है एक्स है। मानना तो मान लो, नहीं तो कोई बात भी नहीं है। चलें। अच्छा ये वाली एक्स है, तो जो ई से लेकर बी है वो भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक आयत बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी में क्या होगा, tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 क्या होता है, ए ई बटे में ई बी, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। ये हो जाएगा 1/√3। ए ई दे रखा है एच, ई बी कितना दे रखा है एक्स। तो एच का वैल्यू अगेन वापस से क्या आ गया, एच का वैल्यू निकालेंगे या एक्स का वैल्यू नहीं, एच का ही वैल्यू निकाल लो। ये क्या हो जाएगा एक्स के बटे √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इतना आ गया। चलो आगे देखो, अब दूसरा वाला त्रिभुज उठाएंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी और डी में क्या लगेगा, tan 45 डिग्री। उसमें क्या होगा ए डी बटे में क्या आएगा डी सी। 45 तो 1 होता है, ए डी का मान क्या है एच प्लस में 10, और डी सी कितना है एक्स, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा एच प्लस में 10 बराबर क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ से एच का मान रख दो, क्या है एक्स अपॉन में √3 प्लस में 10 बराबर में एक्स। तो ये जो x अपॉन √3 है इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा tan x माइनस एक्स अपॉन √3। एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। ये हो जाएगा √3 और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी √3x माइनस एक्स, कॉमन ले लेना। उसके बाद हमें x का ही वैल्यू तो निकालना है। ये हो जाएगा √3 माइनस में 1x डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। tan की मल्टीप्लाई होगी √3 से, और इधर आ जाएगा √3 माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा tan √3 डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू दे रखा था 1.73, माइनस 1 पुट कर दो, ऊपर भी पुट कर दो 1.73 0.73 x डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 23.65। अच्छा पेपर में कभी तुमसे ऐसा हो ना कि x का मतलब ऐसे वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व नहीं हो रहा, मैम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो अगर आप वैल्यू पुट करके नहीं भी आओगे ना तो भी बेटा पूरे नंबर मिलते हैं, समझ रहे हो। हमें तो बस मार्क्स से मतलब है कि यहाँ पर अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ा तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू था x अपॉन √3। पहली बात तो इसको वो कर लो, परिमेयकरण कर लो इसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा √3x अपॉन में 3, है ना। और बस ये x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 23.65 डिवाइड बाई 3। h को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 13.65 मीटर। ये हो गया h, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, भाग मल्टीप्लाई ये सब तुम कर ही सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछो। अच्छा जी, अब आता है सेक्शन नंबर ई और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होगे कि मैम क्वेश्चन तो 3 होते हैं केस स्टडी में, आप अंतिम क्वेश्चन क्यों कह रहे हो। क्योंकि बाकी के 2 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से हैं, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो। ये क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। एक मेज का शीर्ष षटकोणीय आकार का है, मतलब एक मेज है, ये जो डायग्राम है ये मेज का है। दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ डायग्राम में उत्तर क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके उत्तर देने। बहुत आसान क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है और बिल्कुल 9th क्लास बेस्ड है। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं घबराना कि मैडम कैसा क्वेश्चन है। सुनो, एक चीज़ याद रखनी है, पहला वैल्यू x का होता, दूसरा y का होता, बस। पहला क्वेश्चन पढ़ो, t और f के निर्देशांक लिखिए। टी पॉइंट कहाँ है, ये रहा टी पॉइंट। अब इसको स्केल से मिलाकर देखो, जब मैं इसको s और t को मिला रही हूँ, अच्छा मेरा t का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू तो t में आ रहा है 3। अच्छा y का वैल्यू मिलाकर देखो, y का वैल्यू क्या आ रहा है 9, तो t के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, 9। चलो बहुत अच्छी बात है। f कहाँ है देखो, ये रहा f। अच्छा f मिला रही हूँ जब मैं x पे तो क्या बन रहा है 9 बन रहा है, यानी पहला वैल्यू 9 x का हो गया। और y पर मिलाऊंगी तो कहाँ बनेगा, इधर देखो यहाँ पर, ऐसे ऐसे मिला लेना है तुम्हें अपनी पेंसिल से, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को ऐसे मिला लेना है, कभी गलती नहीं होगी। तो पहला वैल्यू x का होता है तो x का वैल्यू तो 9 है,
और y का वैल्यू कितना है 1, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,9। देखो यहाँ लिख देती हूँ, t के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,9 और f के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 9,1। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, 5,1 और 9,13 दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो। तो पहले इन्होंने कहीं दे नहीं रखा, बस इसमें नाम वैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भाई, अरे मिट जा यार। चलो 5,1 कहाँ है, देखो 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, तो मिला दो इनको, यहाँ मिल रहे हैं ये। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा था, g की। तो ये बिंदु किसका हो गया, g का आंसर। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 13, कहाँ है 13, ये रहा, मिला दो ऐसे। कहाँ, किस बिंदु पे मिल रहे हैं, ये c पर मिल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका c। बस देखो कितना आसान है ना। चलो आगे देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है जी, पढ़ो। बिंदु R और N के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। R और N के बीच की दूरी, R कहाँ है, ये रहा। पहले तो R बिंदु के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। लिखो, x पे तो ये 5 है, y पे 3 है, 5,3 आ गया। N बिंदु के निर्देशांक लिखो, कहाँ है बिंदु N, ये रहा। ये N उस पे तो ये 9 पे है, x पे तो, और y पे कहाँ है 11 पे। इनके बीच की दूरी निकाल दो। तो आर एन दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, शाबाश, दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, किसी को भी x1 y2 मान लो, ये मान लो मैंने मान लिया x2 y2 है, ये मान लिया x1 y1 है। 9 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से 11 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 से 4, 11 माइनस 3 से क्या बचेगा 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता बताओ, 16, 8 का स्क्वायर 64, इनको दो जोड़, 6 4 10, हाँसी लगी 1, 80, यहीं छोड़ दो। या फिर ऐसे लिख लो, 16 पंजे 80 होता है, 16 का रूट क्या हो गया 4 और रूट 5 एज इट इज़, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आसान है, 2 नंबर मिलेंगे इसको करने के। अब अथवा वाला भी देख लेते हैं इसका। बिंदुओं ए और एच को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। कहाँ है ए और एच, पहले तो ए और एच ढूंढो, पहले डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। मिल गया तुम्हें ए, मुझे तो दिखा नहीं अभी तक, दिख गया क्या, ए और एच। चलो ये रहा ए बिंदु, ये ए और एच, अच्छा यहीं इसी में ये दोनों। तो ए के निर्देशांक तो हो गए 1,9 और h के निर्देशांक क्या हो गया 1,5। इनके हमें क्या निकालना, मध्य बिंदु निकालना है। तो इधर साइड से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। भाई बहुत पेन हो रहा है शोल्डर में, ये लिखने में बहुत दिक्कत होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है सच में वीडियो बनाने में, अब पता चल रहा है यूट्यूबर्स इतनी मेहनत कैसे करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2, और ये क्या हो जाएगा 9 और 5 14/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1,7। तो इनका मध्य बिंदु क्या हो गया 1,7। इन दोनों में से तो एक ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो मैंने ये चारों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और आपने देखा निर्देशांक ज्यामिति से कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, रिपीट हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। इसके आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये वर्ग जो वृत्त के क्षेत्रफल वाला चैप्टर है ना, उससे आया हुआ है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम इन चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे तब हम देखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये द्विघात बहुपद से आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा मिड टर्म का 2024 का क्वेश्चन पेपर, मिड टर्म 2024 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, आपको शेयर कर देना है। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ेंगे, नए नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और आप डेफिनेटली जब पेपर में बैठोगे तो आप सारे क्वेश्चन से फैमिलियर होगे। ठीक, मेरे साथ बने रहेंगे, हम डेफिनेटली मिलकर मैथ्स को ईजी बनाएंगे, जैसा कि चैनल का नाम है।
ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।